I welcome you in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma. Today I am not so well so that I can take it really on the class. So I am taking on a page of paper. Okay. तो आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिए ऐसा है, ज़रा मैं एक बार क्लियर करता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि लाइट जब किसी इंटरफेस पे पड़ती है, ठीक है, इंटरफेस पे पड़ी यानी कि इंटरफेस वो बाउंड्री होती है जिससे एक सरफेस दूसरी सरफेस सेपरेट हो रही होती है। मान ले यहाँ तक एयर है, इसके बाद ग्लास है या वाटर है, तो ये इंटरफेस कहलाएगा। तो ये आती हुई रे, ये इंसिडेंट रे है। मैंने बताया था एक तो रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम लोग हमने कहा था कि आती हुई रे की तीन पॉसिबिलिटी, या तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और या दूसरे मीडियम में प्रवेश हो जाएगी, या तीसरे मीडियम या तीसरा केस ये है कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एब्जॉर्ब वाला केस हम लोग को डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। तो हम मान के चल रहे हैं कि लाइट इस मीडियम में पड़ने के बाद जब दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी तो वो कैसे बिहेव करेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए होता क्या है, लाइट का जो पाथ होता है, ये लाइट ऐसे आ रही थी, तरीका तो यही था कि ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है। अगर ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, दो चीज़ें होती हैं, या तो ये अपने रास्ते से इस तरफ भटक जाती है या ये अपने रास्ते से उस तरफ भटक जाती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर चली जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उधर चली जाए। इस फिनोमेना को अब यानी कि मैं इनको अलग अलग बना देता हूँ। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसे हो जाए, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आ रही है और ऐसे चली जाए। ठीक है, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन व्हेनेवर अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, अब लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, अगर मान लेते हैं ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है, इस मीडियम में स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड v2 है, तो v1 अपॉन v2 का जो रेशियो होगा, ये रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का एक नाम है। वो नाम क्या है? इस कांस्टेंट को हम लोग एक नाम से जानते हैं। अभी मैं नाम वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और बताने के बाद मैं वो नाम डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि v1 अपॉन v2, कभी भी लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम जाती है हमेशा वो, अब ये डिपेंड करता है। मान लेते हैं एयर में थी पहले, तो एयर में जो स्पीड होती है, याद रखिएगा, एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, ये एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो एयर में लाइट अगर जो चल रही है वही स्पीड लाइट की वैक्यूम में भी रहेगी, है ना। एयर में भी लाइट जो होती है सबसे तेज़ चलती है और वैक्यूम में भी। एयर कहो वैक्यूम को एक ही चीज़ मानते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एयर में बहुत ही मामूली फ़र्क पड़ता है। हालांकि वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, लेकिन नो एयर और एयर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड का। स्पीड उतनी रहती है लाइट की, कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में इतनी होती है। ठीक, अब ये चीज़ अभी याद रखिएगा, अभी इसको मैं फिर डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था रिफ्रैक्शन। तो याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए हमेशा कि इस प्रकार से भी रिफ्रैक्शन हो सकता है, इस प्रकार से भी रिफ्रैक्शन होता है। ये कब होगा, ये कब होगा? अगर ये जो मीडियम है वो थोड़ा रेयर है और ये जो मीडियम है वो डेंसर है। डेंसर और रेयर मतलब किस टर्म्स में? ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली, देखिए ऑप्टिक्स जो वर्ड यूज़ होता है वो लाइट के टर्म्स में यूज़ होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर है। जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, नोट डाउन कीजिए, छोटा सा नोट बनाइए इसको। व्हेनेवर लाइट गोज़ फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट थी और ये नॉर्मल है आपका, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाती, मान लेते ये मीडियम डेंसर होता और ये रेयर होता, ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर से जब रेयर में जाती है तो लाइट
नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, वहाँ पे नॉर्मल से अवे बेंड हो गई वो। ये बात समझ में आई आपको? सिंपल फिनोमेना है। अब ऐसा है जैसे वहाँ रिफ्लेक्शन की 2 लॉ थी, उसी प्रकार से यहाँ रिफ्रैक्शन की 2 लॉ हैं। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इट मीन्स दैट दीज 2 लॉज शुड गेट फॉलोड। ओके, मतलब दीज 2 लॉज शुड बी ओबेड। पहली लॉ वही है यार जो वहाँ पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कहते हैं। और ये है रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे। बुक में आप देखिएगा ये सब लिखा होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन मतलब ये है वो प्लेन, मान लो ये पेज का प्लेन है, तो लाइट इसी पेज के प्लेन में ही रहेगी। यानी ऐसे आ रही है तो भटक के वो ऐसे या ऐसे तो चली जाएगी, लेकिन प्लेन नहीं बदल देगी। इसका मतलब ऐसे नहीं हो जाएगी, ऊपर ऐसे आके ऐसे नहीं चली आएगी, या ऐसे आके नीचे नहीं चली जाएगी, अपना प्लेन नहीं चेंज करेगी। ये पहली लॉ हो गई, ठीक है। तो आप ये पहली लॉ लिख लीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ये बात समझ आई? अब सेकेंड लॉ पे आइए। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजेबल। सेकेंड लॉ ये कहती है कि जो लाइट इंसिडेंट रे एंगल बना रही थी नॉर्मल से, उसको हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा था। तो उस एंगल का साइन, ठीक है, साइन एक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन रेशियो होते हैं। तो उस एंगल का यानी इंसिडेंट एंगल का साइन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन, यानी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये एक कांस्टेंट होता है। और ये वही कांस्टेंट है जिस कांस्टेंट की बात ये हो रही है। अब इस कांस्टेंट का नाम बता रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ कहा था, इस कांस्टेंट का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी जहाँ जा रही है, अगर इस मीडियम में जा रही है, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, तो इस कांस्टेंट को हम लोग, ये कांस्टेंट है मतलब ये एक नंबर होता है, मान लो ये नंबर है 1.33, लेकिन इस नंबर को भी हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। व्हाट डज इट मीन? यार देखो, सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि दूसरा मीडियम पहले के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर या रेयर है। अगर ये वैल्यू जो आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला जो मीडियम है वो पहले वाले मीडियम से डेंसर है। नोट कर लो इस चीज़ को। अगर ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है जिसमें जा रही है लाइट, रिफ्रैक्टिव मीडियम का मतलब जिसमें लाइट जा रही है, इज़ डेंसर। और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो रिफ्रैक्टिव मीडियम इज़ रेयर। ठीक, अब इसके टर्म से भी वही समझ लेते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये वैल्यू जितनी बड़ा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा होगा, वो मीडियम उतना डेंस होगा। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ रख दें, तो इमेजिन करो अगर यही हमने कहा ये नंबर, अब ये नंबर, यही नंबर को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा है ऑफ सेकेंड, यानी जिस मीडियम में जा रही है। इस चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आपकी बुक्स में हो सकता है ऐसे लिखा हो, इस तरीके से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा जो मैं ये ऐसे n तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, आप में ऐसा म्यू तरीके से डिनोट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ऐसे लिखना है या चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका भी वही मतलब है, ऐसे लिखो या इसको लिखो ऐसे, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जिसमें जा रही है वो मीडियम 2 है, जिससे जा रही है वो मीडियम 1 है। जिसमें जा रही है वो मीडियम 2 है, जिससे जा रही है वो मीडियम 1 है। तो जिसमें जा रही है उसको करीब लिखते हो, और तो इसको पढ़ने का तरीका सीखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखा है कहीं पे। अगर कहीं पे लिखा है म्यू mn, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव, मैं लिख दे रहा हूँ ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m विथ रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, अगर m मीडियम से n मीडियम में जा रही है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो अब मैं एक साथ लिख देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिख सकते हो। जहाँ पे जा रही है उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, जहाँ जा रही है वहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। इसी को आप v1/v2 भी लिख सकते हैं। जितना अधिक डेंसर मीडियम होगा लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी। अब सोचो कि ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है, मान लो ये वैल्यू आती है 1.33, तो आप लिखेंगे v1/v2 इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब क्या हुआ, v1 इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स v2। यानी जो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड उससे 1.33 गुना ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब लाइट की स्पीड 1.33 घट गई, लाइट की स्पीड स्लो हो गई। तो ये याद रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आपको मतलब समझ में आया क्या मतलब होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दूसरा मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो मीडियम पहले के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है, कितना रेयर है। ठीक है, यानी हमें ये पता करना है कि लाइट उसमें कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इन्फॉर्मेशन देता है। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो ये पहली लॉ ये हो गई कि इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सी प्लेन, और सेकेंड लॉ ये हो गई कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इस चीज़ को, इतनी चीज़ को, इसको नहीं, ये तो आप फॉर्मूला सब जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल इतनी चीज़ अगर ले लो तो इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन की दो लॉ हैं, पहली लॉ ये है और दूसरी लॉ स्नेल्स लॉ है। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग। साइन आई अपॉन साइन आर इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या इसी को हम लोग वैसे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चलेगा, है ना, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और आप इसी को v1/v2 भी लिख सकती हैं या λ1/λ2 भी। तो ये याद रखिएगा, लाइट की स्पीड चूँकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इस वजह से अलग अलग मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड स्लो या फास्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि जिससे जा रही है, वो जिसमें जा रही है उसमें कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है। अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे दूसरा कंसेप्ट देखिए। तो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एज इट इज़ आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन इसका सीधा फॉर्मूला आपसे रिवाइज करने को कहा जाता है। एक फॉर्मूला मैं ला रहा हूँ, देखिए वो फॉर्मूला कैसे आया, आपको समझ में आएगा ये चीज़। मैंने आपको ये बताया है, मान लेते हैं हमारी लाइट है, किसी मीडियम में आ रही है, एक मीडियम है, मान लेते हैं ये वाला मीडियम रेयरर है, ये वाला मीडियम डेंसर है। मैंने आपको बताया था कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये लाइट ऐसे जा रही थी, मान लेते हैं इस मीडियम में गई, वो डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस तरफ बेंड होगी। और मान लेते हैं कि अगर ये वाला मीडियम पुराने वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर होता तो लाइट ऐसे चली जाती है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वापस आते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैसे समझेंगे आप, ये देखिए। बहुत सिंपल सी बात है, आने वाली रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, नॉर्मल से एंगल इंसिडेंट रे जो बनाती है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल से बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मैंने स्नेल्स लॉ बताई थी आपको, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चीज़ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी, और मैंने ये भी बताया था, इसको आप चाहें तो v1/v2 भी कह सकते हैं, इसको आप चाहें तो λ1/λ2 भी कह सकते हैं। क्या चीज़ें हैं ये, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपको बताता है कि दूसरा वाला मीडियम पहले के रिस्पेक्ट में डेंसर है कि रेयरर है। अगर डेंसर मीडियम होगा तो ये याद रखिए कि उस मीडियम में वेलोसिटी घट जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें बराबर हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 या 3 को आपस में लेके कंपेयर करिए। मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करिए,
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के हिसाब से केवल साइन आई अपॉन साइन आर ही नहीं है, V1 अपॉन V2 भी है। यानी अगर मान लेते हैं ये वैल्यू आ रही है 1.33, है ना, पिछली बार मैंने ये पिछली वीडियो में बताया है, आप देखिएगा उसमें जाके, V1 अपॉन V2, तो इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स V2। इसका मतलब ये है कि V2 जो है वो वेलोसिटी जो है V1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि V1 जो है वो इतने गुना V2 के है, यानी V1 में वेलोसिटी ज़्यादा थी, V2 दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कम हो गई। एंड हाउ हैज़ इट बिकेम पॉसिबल? द मोर ऑप्टिकल डेंसर अ मीडियम वुड बी, एंड हाउ विल यू गेस इट? इट विल बी हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर। जितनी बड़ी वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 1 से जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी धीमी हो जाएगी। जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये अगर ज़्यादा है, तो लाइट हमेशा इस मीडियम से इसमें आने में डेंसर की तरफ, यानी अगर जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो हमेशा याद रखिए कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, यानी दूसरा वाला मीडियम ज़्यादा डेंसर मीडियम है। ठीक है, बहरहाल हमें जो सीखना है वो हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो, तो ये बात पता चली कि दूसरा मीडियम पहले के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है। इससे ये पता लगेगा कि वेलोसिटी उसकी कितनी कम हो जाएगी। मैंने बताया था वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। मेन रीज़न यही है। वापस आते हैं, तो इस मीडियम में स्नेल्स लॉ लगाई मैंने कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 होता है। सपोज़ अगर यहाँ मैं प्लेन मिरर लगा देता इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, तो प्लेन मिरर लगाने से ये लाइट जैसे ही टकराती, इससे टकरा कर वापस लौट जाती। ये फिनोमेना याद रखिएगा, जब भी प्लेन मिरर पे लाइट 90 डिग्री पे पड़ेगी तो एकदम अपने रास्ते लौट जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। यार इस समय जो आने वाली रे है जब नॉर्मली पड़ती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। समझ में आ रही बात? ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता गया, और कम आओगे और कम होगा, जब सीधे आओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। रिफ्लेक्शन की ये लॉ थी, याद करिए। तो लाइट ऐसे ही लौट जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। दिस थिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन 11th क्लास। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। सो विल बी गेटिंग अ फॉर्मूला नाउ। अब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही थी तो हमने उसके लिए स्नेल्स लॉ लगी थी। इमेजिन करो, भूल जाओ, सोचो कि लाइट ऐसे अब रिट्रेस हो गई ना, तो सोचो इस मीडियम में लाइट है और वो उस मीडियम में जा रही है। इसको आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि लाइट इस मीडियम में है और उस मीडियम में जा रही है। तो ये डेंसर मीडियम है, उसके रिस्पेक्ट में ये रेयर है। तो देखो नॉर्मल से अवे बेंड होके चली गई है ना, ये अपने रास्ते से और उधर होके चली गई। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो बस अब कहानी हो जाएगी। इसको आप जो एंगल है उसको एंगल को वही रहने लीजिए। इस एंगल को आपने आई लिख रखा है, तो अगर इसके में आप स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो स्नेल्स लॉ क्या आएगी? साइन आर, जिस एंगल में इंसिडेंट है, अब ये इंसिडेंट हो गई, अपॉन साइन आई जिसमें गई है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ जा रही है? 1 में जा रही है, 2 से जा रही है, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। जहाँ जा रही है उसको राइट में लिखो, जहाँ से जा रही है उसको लेफ्ट में लिखो। ठीक, ज़रा एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ये इक्वेशन आपकी 1 थी, इसको आप रेसिप्रोकल ले लीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर लिख लो, इज इक्वल टू, इसको लिख लो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो। ये भी साइन आई अपॉन साइन आर है, ये भी साइन आई अपॉन साइन आर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका राइट हैंड वाला हिस्सा भी बराबर होगा। अगर LHS दोनों इक्वेशन के बराबर हैं तो RHS ही बराबर होंगे। उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आई है, बड़ा यूजेबल चीज़ है, ये इक्वेशन में बड़ा यूज़ होगी। इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एज वेल। नाउ व्हाट डज इट मीन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में जा रहे हो उसका, जहाँ से जा रहे हो, अगर ये है तो ये बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट?
पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। यानी जहाँ से जा रहे हो, जहाँ में जा रहे हो, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेसिप्रोकल होगा, या 1/, जहाँ पे जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे थे। तो ये आप याद रखिए। यानी कि अगर कहीं पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये है, तो ये बराबर होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये चीज़ याद रखना। अगर कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 का विद रिस्पेक्ट टू 3 अगर ये है, तो ये 1/, होगा 3 का विद रिस्पेक्ट टू 4, ठीक है। ये बहुत यूजेबल फॉर्मूला है, जगह जगह लगेगा। अब इसी को यूज़ करते हुए द सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ इन एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग। व्हाट इज़ दैट? लेट्स सी। सपोज मान लेते हैं कि मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपकी जगह भी बच जाए। और देखो, इमेजिन करो, या मैं इधर ही कर देता हूँ। देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक मीडियम है, ये है, इसको ग्लास मान लो, और ये मीडियम एयर है। तो क्यों नाम इनको नाम ऐसे दे दें, 1 मीडियम, 2 मीडियम और फिर से 1, क्योंकि ये भी एयर है, ग्लास है। फिर देखो क्या फ़र्क पड़ता है, एक लाइट आ रही है, ठीक। यहाँ पे आप नॉर्मल खींच दीजिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है आई, ठीक है। मान लेते हैं सेकंड वाला मीडियम थोड़ा सा डेंसर है पहले के रिस्पेक्ट में, लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई, ठीक। मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर ये वाला मीडियम रेयर होता तो ये जो इसका रास्ता होता उससे वो उधर चली जाती थोड़ा सा, है ना। ये वाला एंगल कम हो जाता है अगर डेंसर मीडियम हो। अगर रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा है, तो इसका मतलब जिस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव एंगल बन रहा है, वो मीडियम रेयर होगा। और अगर ये एंगल कम हो जाता है तो इसका मतलब वो मीडियम डेंसर होगा। याद रखिएगा। इस एंगल का नाम हम लोग R दे देते हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचते हैं, खींच लिया, और देखते हैं लाइट ऐसे निकल गई है। मान लेते हैं इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ज़रा। इस मीडियम, अच्छा ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल हैं, नॉर्मल आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं दो, ये एक इंटरसेप्ट है, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये आप समझ के, क्योंकि ये पहले की चीज़ है। आई होप आपको पता है व्हाट इज़ अल्टरनेट, व्हाट इज़ करस्पॉन्डिंग, है ना। यू माइट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अप्लाई स्नेल्स लॉ इन गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। जहाँ से जा रहे हो वहाँ का साइन, उस एंगल का साइन लिखो, जहाँ पे जा रहे हो उस एंगल का साइन लिखो। यानी कि जहाँ से जा रहे हो वो एंगल, वो रे जो है इनसे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पर जो रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, उसका साइन, है ना। ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कोई कन्फ्यूजन? अब एक काम करो, फिर अब भूल जाओ कि पहले क्या हो रहा था, केवल इस लाइट को देखो। ये वाली लाइट ऐसे है और फिर ये लाइट इस मीडियम में। तो इमेजिन करो कि ये 2 मीडियम में कोई लाइट थी और वो 1 मीडियम में चली गई। तो अब यहाँ के लिए ज़रा स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे। अब कहाँ से? इन दोनों के देखो, तो 1 में जा रही है लाइट, 2 से जा रही है, तो इसमें एंगल जो है होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जहाँ जा रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे साइन आर, क्योंकि इस समय आर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अपॉन साइन ई, ठीक है, इज इक्वल टू, क्यों ये, क्योंकि इस समय आई अपॉन आर था, इस वक्त हमारा आर अपॉन ई है। आर हमारा इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया। दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या करो, इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर, कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपको पता है ये चीज़, 2 विथ रिस्पेक्ट टू, अभी एज इट इज़ लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने केवल रेसिप्रोकल ले लिया है, ठीक। अभी आपने ये चीज़ पढ़ी है, देखो इसको कंपेयर करो। तो यानी ये जो होता है दैट इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 1 एंड 2। अभी आपने देखा 1 एंड 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1। तो चाहो तो ये आया है तो इसकी जगह अगेन ये लिख लो, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर होता है। चाहो तो 1 एंड 2 लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो
इन दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये जो है आपस में बराबर है। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग 1 and 2, फिर साइन आर अपॉन साइन ई लिखा जब इस मीडियम से इसमें आए, दिस इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रेसिप्रोकल लिया, साइन ई अपॉन साइन आर हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन, है ना, इसका 1 अपॉन हो गया, और इसका जो 1 अपॉन लिखोगे वो तो इसके बराबर होता है, यहाँ देखा है आपने, रिफ्रैक्टिव 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो फिर इस वाली चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाले भी दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख लिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर, आर साइन आर कट गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। दो एंगल के साइन तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एंगल आपस में बराबर हो, तो दोनों एंगल बराबर हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस। यही बात समझानी थी कि अगर लाइट किसी मीडियम में है, डजेंट मैटर कि वो एयर में है या वाटर में है, बीच में कई और मीडियम आते हैं, फिर से लाइट वापस उसी मीडियम में आती है जिसमें पहले कभी थी, तो लाइट जिस एंगल को बनाते हुए इंसिडेंट से आ रही थी वही एंगल फिर से बना लेगी वो, यानी वो लाइन पुराने वाले मीडियम जिस मीडियम में थी वो उसके पैरेलल हो जाएगी। एयर में थी फिर में एयर में आई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी आपस में। अगर यहाँ वाटर होता, यहाँ ग्लास होता, यहाँ फिर से वाटर हो जाता, यहाँ वाटर होता, यहाँ ग्लास होता, यहाँ कोई और मीडियम होता और फिर से वाटर होता, 2 मीडियम लगा दो, 3 लगा दो, फिर से आएगी उसी मीडियम में, तो फिर से उसी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक शिफ्ट आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये ऐसे जा रही थी ये वाली सीध में, अब देखो ये ऐसे जा रही है, तो इतना शिफ्ट आ गया, इसको लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा मतलब अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ लीजिए। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ऐसा है, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जब होता है तो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि अभी तक आप ये रिलेटिव देख रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख रहे थे यहाँ पे, है ना। तो अगर जिस मीडियम में वो पहले थी, यानी जहाँ से लाइट जा रही है, अगर वो एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ वाटर था और यहाँ ग्लास था, तो लाइट की रे वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ऐसे लिखा जाएगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जहाँ जा रही है, जहाँ से जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और, बुकों में ऐसा भी नोटेशन दिया गया है, उसको भी आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा सकता है, कहाँ जा रही है, ग्लास में कहाँ से जा रही है, तो जहाँ जा रही है उसको पास में लिखो, जहाँ से जा रही है उसको दूर में। इस चीज़ का मतलब यही है। इस चीज़ का भी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, इसका भी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। और समझिए, refractive index of 2 with respect to 1 can be written down as this form and can also be written down in form of this, refractive index of 2 with respect to 1। इसका मतलब यही होता है कि this का refractive index with respect to this। okay, now किसी का भी refractive index with respect to air जो होता है, यानी ग्लास का refractive index with respect to air, वाटर का refractive index with respect to air, या किसी भी मीडियम n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है, वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा इसको, इसी को एब्सोल्यूट कहा जाता है। और कभी कभी एयर जो होती है, एयर के रिस्पेक्ट में कभी कभी ऐसे लिखते भी नहीं है, केवल ऐसे लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी अगर कभी भी कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये नहीं बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इट मीन्स दैट कि वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट मीन्स दैट वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऑलवेज लिखा नहीं जाता, यानी इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोलें या केवल बोल दें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो एक ही मतलब है। अगर कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ये है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ये याद रखिएगा।
ठीक है. Now we will be solving the question and answer with respect to refractive index in the next very video. So just complete till now, and whatever is there, all the formulas, all the part you should go through and then solve the problems. Only then the problem will become easy.